तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट पोल्यूशन लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज़ एएसी का, उससे संबंधित एक कंप्लीट जो पिछला पेपर रहा था उसका मैं कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूँ आपको सामने। क्योंकि आपको पता है लगभग पर्सन घूम फिर के वही आते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, पर्सन तो वही आने हैं। तो सारा का सारा रिविजन आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट है, सारे प्रश्नों को मैं आपको रिवाइज करवा दूँगा। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपका। और दूसरे जितने वीडियो मैंने करा रखे हैं उसका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, मैं वहाँ से जाकर देख लेना। साथ के साथ एक चीज़ ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोने में आपके सामने काफ़ी प्रोडक्ट के आपको लिंक दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे होंगे। उन पर जहीं क्लिक करूँगा तो कोई भी चीज़ खरीदना चाहो फ्लिपकार्ट और मंत्रा से खरीदोगा जना थान सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। तो जब भी चीज़ खरीदो तो ऐसे क्लिक करके खरीद लिया करो। तो सबसे पहले वो पेपर थारो 100 नंबर को हो और 40 नंबर इन थाने लेना था। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स को यो पेपर था। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न क्या है, डिफाइन पोल्यूशन, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। तो काफ़ी दिन सब बच्चा की दिक्कत थी कि गुरुजी थे तो एकला हिंदी मीडियम वाला पढ़ा दो, इंग्लिश मीडियम वाला भी क्यों पढ़ाओ। आज पढ़ाऊंगा था इंग्लिश मीडियम वाला भी। सुनो, पोल्यूशन क्या होता है। तो पोल्यूशन इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेज और द एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन है ना। देखो क्या होता है, विच कैन कॉज द एडवर्स चेंजेस। इसमें क्या बताया जाता है कि जो पोल्यूशन है वो आपके सामने किस में चला जाता है, इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है, मतलब पर्यावरण में चला जाता है। और इससे क्या होता है, आपका जो शरीर हुआ है, जो हेल्थ हुआ है, उसके अंदर के कौन सा इफेक्ट देखने मिली, एडवर्स इफेक्ट कौन सा है, जिससे थारा स्वास्थ्य है वो खराब हो जाए। समझ में आ गई। पिछला जो वीडियो कराया था मैं एग्जाम्पल दिया था मैं कि अगर थे कोई पानी को गिलास लेने हो और वो गिलास में पानी में नमक मिलाता का, नमक मिला दियो, कदे माटी मिला दियो, कदे कीमी कर दियो, तो क्यों जगो वो पानी है प्रदूषित हो जाएगा। तो उसके अंदर थे के मिलाए ही कंटेमिनेटेड या हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या मिलाए ही पानी के अंदर मिलाए हैं, जिसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट है वो देखने मिल रहे हैं। अब हिंदी मीडियम वाला नाराज मत हो जाओ, थाने भी सब कुछ ढंग से पढ़ाया जाओ, टेंशन फ्री रहो बस थे, है ना। अगला क्या है, राइट एनी फोर सब्सटेंस ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के किन्हीं 4 स्रोतों का नाम बताइए। तो किन्हीं 4 स्रोत कौन से होते हैं आपके। सबसे पहले होता है आपके सामने इंडस्ट्रियल वेस्ट। सबसे पहला है वायु प्रदूषण के किन्हीं 4 स्रोतों का नाम बताइए। तो वायु प्रदूषण आपको कहाँ से निकल सकता है, धुएं से निकल सकता है। किसका धुआं, इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज क्या होती है आपके सामने, जो उद्योग होते हैं उसके धुएं से। तो क्या होता है, इंडस्ट्री इमिशन के नाम से निकल सकता है। दूसरा क्या निकल सकता है, व्हीकल के एग्जॉस्ट से। व्हीकल जो आपके सामने साधन होते हैं उनका जो एग्जॉस्ट होता है वह आपके सामने जो वाहनों के से निकलने वाले धुआं हो सकता है आपके सामने। एक और बात बताऊं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो आपके सामने जीवाश्म होते हैं ना, जैसे कोल जला लियो, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्यों ही जीवाश्म ईंधन से ही बने हैं। समझ में आ गई। तो जीवाश्म ईंधन के जलने को क्या कहा जा सकता है, वायु प्रदूषण फैल सकता है। अगला क्या है, निर्माण स्थल से जो जठे भी आप काम को वगैरह करा उठे से भी क्या है, धुआं निकल सके है। समझ में आ गया आपको, कंस्ट्रक्शन साइट से भी। अगला क्या, अगले वाला क्या, डिफाइन द नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ये नॉइस पोल्यूशन इज एन अनवांटेड साउंड दैट इट्स हार्मफुल योर ह्यूमन हेल्थ एनवायरनमेंट। मतलब क्या होगी, जो नॉइस पोल्यूशन वायु ध्वनि प्रदूषण के वह है एक अनवांछित ध्वनि, अया की ध्वनि जो अपना कान सुना जाए, अया लगा कि वो हो ही बंद करते हो थोड़ी देर के लिए। समझ गए। बाकी है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हुआ है। और बात ध्वनि कम नहीं होनी चाहिए, मतलब डेसिबल में है नापी जाए 80 डेसिबल से ज़्यादा होनी चाहिए, जिन सुनन से अपनी क्षमता के सुनन की क्षमता कम हो जाए और स्वास्थ्य जो बीमारी में देखने मिल सके हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है आपके सामने। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए लॉन्ग टर्म राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ योर अर्थ। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। क्या होगा, आपकी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान होता है उसका औसत तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब औसत तापमान क्यों है, जहाँ राजस्थान को 40 डिग्री टेम्परेचर है और लद्दाख को -10 डिग्री टेम्परेचर है, तो दोनों को औसत मिला के जितना बैठ जाएगा ना उन्हीं के कहा जाता है समय औसत तापमान कहा जाता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान में लगातार जो वृद्धि हो रही है वह क्यों हो रही है, आपका ग्रीन हाउस गैसें जब अपने इन्वायरमेंट में जा रही हैं, जी वजह से आपके सामने क्या देखने मिला है, ग्लोबल वार्मिंग का देखने मिला है। अगला क्या, फुल फॉर्म ऑफ सीबीडी एंड सीवीसी। तो सीबीडी क्या होती है, सीबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने,
कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या होगा? कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। समझ में आ गया आपको? क्या देखने को मिलता है? कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला CWC को किस नाम से जाना जाता है? केमिकल वेपन कन्वेक्शन। क्या होता है? केमिकल वेपन कन्वेक्शन। ये क्या था आपके सामने? जो आपके सामने जैविक हथियार हैं उसको क्या कर सकते हो आप? जैविक हथियारों का जो उपयोग पर रोक लगाई गई थी। समझ में आ गया आपको? 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एम ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। और इसका क्या एम थे? टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जीव जंतु हैं उन्हें बचाने को कार्य करे गए थे। अगला क्या है? आपके सामने हंटिंग से प्रोहिबिटिंग हंटिंग, मतलब जो आपके सामने जो देखने को मिलता है हंटिंग, मतलब क्या होता है? हंटिंग का अर्थ होता है शिकार से बचाने के लिए। तो जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए और उनको शिकार से बचाने के लिए क्या गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उसको लागू किया गया था। अगला 7 नंबर प्रश्न है, मानव समुदाय और पर्यावरण के मध्य में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? मानव समुदाय पर्यावरण के बीच में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो मानव होता है ना, मानव वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहता है? पर्यावरण पे डिपेंड रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है? पर्यावरण पे डिपेंड तो रहता ही रहता है, साथ के साथ आज थे एक बात बताओ, आप खानो खाओ वो क्या बने? गेहूं कटे हो गए पर्यावरण में, सांस लेवा या भी पर्यावरण में सा, पानी आवा यो भी पर्यावरण सा। तो हर चीज के लिए आप किससे डिपेंडेंट रहा? पर्यावरण पर डिपेंडेंट रहा। तो कि इंग्लिश मीडियम वाला के लिए बताऊं तो ह्यूमंस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट ऑन द वेरियस बेसिस फ्रॉम द डेली हैबिट्स लाइक फ्रॉम ईटिंग एंड excelling and their daily life exercise totally dependent on the environment। समझ में आ गया? पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है? एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट आर द कॉज ऑफ एनवायरमेंट मूवमेंट। तो पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण थे? तो पर्यावरण आंदोलन के आपके सामने क्या कारण रहे? इंडस्ट्रीज एंड पोल्यूशन। तो आपको पता है अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज ने क्या क्या, जो उद्योग लगते हैं उन्होंने पोल्यूशन फैलाने का कार्य किया। तो इससे क्या, जो आपके सामने जो पर्यावरण है वो खत्म होते चले गए। अगला क्या है? रिसोर्स डिप्लेशन। रिसोर्स डिप्लेशन क्या होता है? जो थारसा में जो पानी होगो, हवा होगी, इन्वायरमेंट होगो, पेड़ पौधा कटाई हो रही है, सब कुछ क्यों हो, जो इन्वायरमेंट है, जो संसाधन है उनमें कमी हो रही है। इन चिंता ने देखते हुए लोगों ने क्या करो? पर्यावरण प्रदूषण जो अगला क्या है? जैव विविधता की नुकसान। तो आपके सामने जो स्पेसीज होती हैं उन वो सब क्या धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई, मतलब जीव जंतु धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होगा। फ्लोरा और फ्यूना को डिफाइन कीजिए। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्यूना क्या होता है? फ्यूना होता है जो एनिमल होते हैं, कोई भी जगह के जानवर किसी भी जगह पर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्यूना के नाम से जाना जाता है। फ्लोरा को किस नाम से जानते हैं अपन? फ्लावर्स के नाम से। जो पेड़ पौधे आपके सामने किसी जलवायु में पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या? इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है आपके सामने एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी दैट इंटरेक्ट्स विद ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जहाँ पर जैविक जीवों और उनके भौतिक वातावरण का एक जैविक समुदाय को कहा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो यह आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब अपन देखेंगे जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को। पहले अब अपन बढ़ते हैं आपके सामने जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? न्यूक्लियर हैजार्ड्स, परमाणु खतरे क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियर हैजार्ड, परमाणु खतरे क्या होते हैं। न्यूक्लियर हैजार्ड आर द रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंक्लूड इंसिडेंट इन द पावर प्लांट्स, improper disposal of the radioactive waste and their use of the nuclear weapon। देखो सीधी सीधी बात है, परमाणु खतरा क्यों है? जो अब एक परमाणु अपना रावत बाटा लाग रहे कोटा में, अब उठे के है उसका अंदर मान लो विस्फोट हो तो उससे क्या हो जाएगा? जो भी किरण बाहर ना निकलेंगे तो अपना नुकसान पहुंचेगा। एक तरीका तो यो है क्या होगा? जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो यूज करी जाए उसके अंदर जो रिस्क देखना मिले, रिस्क एसोसिएट रहे, उससे उसका है। दूसरों के है अगला क्या होता है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट। थे भी धीरे धीरे समझता जाए हिंदी मीडियम वाला भी। जो रेडियो एक्टिव डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, जहाँ अब वो परमाणु जो आपका
क्या बोले नहीं वो परमाणु षडयंत्र है। अब અહીંયા तो आज को नहीं कोई भी षडयंत्र है कचरों को निकले भाई सब क्या। तो जो मान लो यूरेनियम यूज करियो गयो तो यूरेनियम थोड़ा बहुत बच गो वो वेस्ट के रूप में, अब वो क्या करे जगो उन अगर इन्वायरमेंट में ले जाओ है ना, तो इस सभी क्या उसका है पोल्यूशन देखने मिल सके है। तो क्या होता है इम्प्रॉपर अगर सही से उसको जो न्यूक्लियर है उसको अगर निपटारा नहीं किया जाए तो उससे भी क्या होगा आपके सामने आप जो न्यूक्लियर खतरे देखने को मिल सकते हैं। अगला क्या है एंड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, साथ के साथ जो परमाणु हथियार होते हैं अगर आप उनको भी उपयोग करते हो तो उससे भी विकिरण फैलती हैं और उससे भी क्या है आपको जो उससे भी विकिरण फैलती है और इंसानों को खतरा देखने को मिलता है। अगला एक्सपोजर टू द रेडिएशन कैन कॉज द सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, और जो ये जो रेडिएशन है जैसे जैसे बाहर निकलती है उससे अलग अलग प्रकार के खतरे देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैंसर हो गई, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया और रेडिएशन सिकनेस हो गई। तो कहीं कहीं का खतरा देखने मिली, मान लो कोई आदमी पंगो जामगो समझ कोई कान हो जामगो, कोई हाथ को नहीं कोई आदमी का अया का खतरा देखने मिल जाए, खतरनाक बीमारी हो जाए, कैंसर हो गई, इस प्रकार के आपके साथ में बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो क्या करना चाहिए यूज प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या करना चाहिए जो सेफ्टी जो प्रोटोकॉल है जो सेफ्टी का जो नियम मानक बनाए गए उन्हें ढंग से यूज करना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा का जो अपशिष्ट है उसको ढंग से मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि क्या किया जा सके जो रिस्क है उनको कम से कम किया जा सके। समझ में आ गया आपको, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बोला जाता है। इसमें क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो ठोस कचरा जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से क्या करना, कचरे को कलेक्ट करना, उठाना, उसको ट्रीटमेंट करना और डिस्पोजल करना। अब मैं समझाऊंगा। थारा घर मान लो कि थारा गांव में क्या है घर घर बा कचरा पात्र इकट्ठा करने वाली गाड़ी को नहीं करे उन कचरों का आधे जगह। अब क्या होगो अब थारा घर कोई प्लास्टिक को लो करियो कचरो पड़ियो उन्हें ठाई बाल्टी और उका मायने घेर दी। तो घेरो का कद जब उम कचरा अब थारा घर कचरो कहीं को निकले, रसोई को भी निकले, कागज पन्ना को भी निकले और निकले कोई लो लकड़ को भी। तो के कर्स को थे थारा रसोई वाला कचरा अलग करियो और थारा जो लो को हो या को कचरो जो रिसाइकल करियो जा उसका ठोस कचरो उन ये अलग करियो। तो सबसे पहले क्या करना था ना उन अलग करना है, फिर क्या करना है उन कलेक्ट करना क्या वो गाड़ी के अंदर गाल दियो, फिर क्या करेगो वह गाड़ी ले जाके कठे को रिसाइकल सेंटर हो या गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐ को षडयंत्र हो जटे क्या करो जाए उसको ट्रीटमेंट करो जाए करते है ना। ट्रीटमेंट आया को नहीं उसको कोई सुई लगाई जा रही है उसको के रिसाइकलिंग को काम करे जाए करते एंड डिस्पोजिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट और वो सॉलिड वेस्ट ने उठे जाके कलेक्ट कर दियो। द मेन गोल ऑफ रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। अच्छा ये जो सॉलिड वेस्ट है ना इसको काम किया है कि भाई ताकि अच्छे से अगर ठोस कचरे अपशिष्ट को ठोस कचरे को अगर हम सही से क्या करेंगे अगर उसको निस्तारण करेंगे तो इससे क्या जो हमारा शरीर है ह्यूमन हेल्थ है मन और शरीर है उस पर कम से कम नुकसान देखने को मिलेंगे और कम से कम नुकसान आपको वातावरण पर भी देखने को मिलेंगे। और कैसे कर सकते हैं अपन 3R का यूज करके। 3R क्या होते हैं रिड्यूस कम यूज करो, रीयूज बार बार यूज करो, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करो। अगला क्या मेथड है अदर मेथड इंक्लूड द कंपोस्टिंग इंक्रिएशन एंड द लैंडफिल। और दूसरे मेथड्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है आपके सामने खाद का निर्माण करना और लैंडफिल होते हैं जहाँ पर डिस्पोजल किया जाता है उनका अपन उपयोग में कर सकते हैं या फिर उनको जला भी सकते हैं। अगला क्या राइट द शॉर्ट नोट ऑन द, तो आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, छोटी सी टिप्पणी करनी है सब चीज़ों पे। पहला है इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण के प्रभाव एवं नियंत्रण। तो आपके सामने जो मृदा प्रदूषण देखने को मिलता है उसके बारे में बताना है। पहला क्या होता है सॉइल पोल्यूशन कैन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब एक बात बताऊं कि जरूरी को नहीं था 9% अया का देखने मिली मृदा प्रदूषण आपको ध्वनि प्रदूषण देखने मिल सका है ना। ये पर्सन भी घुमा फिरा के था लॉन्ग टाइप में देखने मिल सके, शॉर्ट टाइप में भी देखने मिल सका है। अगला क्या इफेक्ट सॉइल पोल्यूशन कैन कॉज बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपके सामने जो कचरा होता है मृदा प्रदूषण का वो किससे होता है भाई कठे वो मृदा प्रदूषण को इंडस्ट्रियल वेस्ट उद्योगों से कचरा निकला, वो पेस्टिसाइड्स जो यूज करी जाएंगी है ना लोगों के द्वारा जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज की जाती हैं उनसे पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो अपन यूज करते हैं उनका कैन लीड द डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और ये क्या कर देते हैं हमारी जो मिट्टी है उसको क्या करते हैं उर्वरकता कम करते हैं। तो देखो सीधी सीधी बात बताऊँ थारा खेत है एक
खेत में आजकल उपजाऊता कम हो रही है ना, थालो दादो खाए कि पन्ना 10 बोरी है करती है खेत में, ये आजकल के टाइम आपको 7-8 बोरी हुए हैं। तो वह क्यों हो रही? क्योंकि यूरिया दे दे के, यूरिया लगा लगा के पानी ले डाला है ज़मीन में। समझ आ गई क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरकता वो कम होती चली गई। किससे किससे? पेस्टिसाइड से, केमिकल फर्टिलाइजर से, इन सब चीज़ों से। कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड द रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर यील्ड, और जो लगातार जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसका उपयोग करने से भी जो पृथ्वी है उसकी क्या है, जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इट कैन ऑल्सो द इंट्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द फूड चेन, और इससे क्यों है अपने खाना में है बट टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो पेस्टिसाइड वगैरह वो अपना हेल्थ में चला जाए। तो अब थालो दादो है कहना कि अब क्या है, अब तो भाया यूरिया का खाड़ा टाबरी हण का गोडा में जोर कुन रही हो, तो वो यूरिया खाड़ा टाबर के यहाँ यूरिया चाबो थोड़ी हो थी, यूरिया कठिन रही है, वो यूरिया जो थे खेतम उगाओ हो उसका द्वारा थारे शरीर में चले जाए। क्यों? वो गेहूँ में थोड़ा बहुत तो जाए भाई, यूरिया गेरी बा कोई पौधा का जड़ में गई, जड़ से उनको पौधो बने जो गेहूँ बने उसका मायने गई और बाबा अपने शरीर में चली गई, है ना। समझ में आ गई ना थारी ये सारी चीज़ें? अच्छे से याद कर लिया कर दो, समझ में आ रही है तो। अगला क्या? कंट्रोल। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड यूजिंग द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन सब चीज़ों को? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करके, चीज़ों को प्रॉपरली डिस्पोज करके, और इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको क्या करके आप अच्छे से डिस्पोज करके, और बायो रिकमेंडेशन के द्वारा। अगला क्या है भाई, थे कोई भी अब थाने के बाद थारा खेत है, अब उन थे यूरिया नहीं यूज करूँगा तो क्या यूज करूँगा? गोबर वाली खाद, जो डांडा बांध रखा है उनकी खाद ने गेरूँगा। समझ में आ गई? तो के कर सको हो आपके सामने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सको। अच्छा, कोई यहाँ की इंडस्ट्री है जिको जो जमीन खराब हो रही है तो क्या करूँगा? उन भाया समझाऊंगा कि तो माली जमीन पर मत गिरा कर, तारा जो पानी आओ ना तेरी इंडस्ट्री को, उद्योगा को, इन साफ करके कठे ट्रीटमेंट करके वापिस यूज करा कर। समझ में आ गई? तो इसका क्या कर सकते हो आप? इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी जो वेस्ट है उसको भी सही से करके आप डाल सकते हो। अगला है एंड इंक्रीजिंग द क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन द सोइल हेल्थ। साथ के साथ अपन क्या करा, अपना 5 बीघा जमीन है तो एक साल इली साइड में अपन गेहूँ बास कर, दूसरी साइड में चना, फिर अगली साल चना और इली साइड में गेहूँ। इस तरीका से क्रॉप रोटेशन करके भी अपन क्या कर सका, अपनों जो सोइल फर्टिलिटी है उन्हें बचा के रख सकें। अगला क्या है? केमिकल पोल्यूशन। केमिकल पोल्यूशन क्या होता है आपके सामने? केमिकल पोल्यूशन इज ए कंटेमिनेटेड ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द केमिकल सब्सटेंस दैट आर टॉक्सिक और हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल पोल्यूशन क्या होता है? तो रासायनिक प्रदूषण क्या होते हैं? पर्यावरण का रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रदूषण है। तो मतलब क्या है, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई केमिकल चला गया, जहाँ मान लो एक बात सोचो थे, कोई खतरनाक गैस है, मीथेन जाए क्या कोई खतरनाक गैस है, वह अगर आप सूंघ लिया तो क्या जाओ मर जाओ ना। तो यही सिस्टम है कि जो केमिकला का द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाए उनके क्या कहा जाए? केमिकल पोल्यूशन का नाम से जाना जाए। सोर्सेज इंक्लूड द इंडस्ट्रियल वेस्ट, और केमिकल पोल्यूशन कठिन निकला है इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलता है, उद्योगों के द्वारा जो कचरा निकलता है वहाँ से आपको देखने को मिलता है। अगला एग्रीकल्चर रन ऑफ, और एग्रीकल्चर के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का कचरा देखने को मिलता है वहाँ से भी वो देखने को मिलता है। अगला क्या? हाउस होल्ड केमिकल्स। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं? एक तो अपन घर जो केमिकल यूज करा है ना, घर पे यूज करने वाले रसायन हो गए इसमें। दीज पोल्यूटेंट्स कैन कंटेमिनेटेड वाटर, और जो केमिकल यूज कर जहाँ आप थे और क्या ले यूज करो, थारे घर थारा खेत है, खेत में थे जमा लो घास न बाड़न की बा दे दी दवाई देती, और वो क्या है, वो ही पानी है, वो घास थारा लिया के थारा कोई ढंडो है, कोई मान ले गाय है भैंस है, उन घास काट के गाल दियो तो वह बीमार होगी को नहीं होगी ना। तो बस भाई चीज़ है, वो ही क्या है, केमिकल पोल्यूशन का नाम से जानो जाए, चाहे इन थे लिखे हो। ये पोल्यूटेट क्या करते हैं? आपको पानी को भी खराब कर देते हैं। यही जो केमिकल है वो आपके फूड चेन होती है, जो खाना भी चले जाएँ, और आपको क्या अलग अलग प्रकार के जो हेल्थ इश्यूज हैं, शरीर से संबंधित बीमारियाँ जैसे कैंसर हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है वो फैला देते हैं। अगला क्या? राइट है शॉर्ट नोट ऑन फ्लोइंग। तो आपको क्या है, शॉर्ट नोट लिखने हैं किसके ऊपर? पहला है ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर। किसके ऊपर? ओजोन परत क्षरण के ऊपर। ओजोन लेयर डिप्लेशन रेफर टू द ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत क्षरण क्या है? जो वायुमंडल की जो ऊपरी ओजोन की परत है उसके अंदर जो लगातार क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है, उसको क्या कहा जाता है? ओजोन परत क्षरण के नाम से जाना जाता है। दिस इज प्राइमरी कॉज बाय द रिलीजिंग ऑफ द केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग द गैसेज ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन। तो या जो अपना ओजोन परत में जो लगातार जो
कम होती जा रही है, या फिर जो छेद देखने मिल रहे हैं वो क्यों देखने मिल रहे हैं, ताकि जो खतरनाक गैस हैं क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वो अपने इन्वायरमेंट में जा है और ओजोन ने पतली कर दी है। और ओजोन क्या है, ये अच्छा सा जो मेरे पहले एक वीडियो डाले थे उन जाके देख लियो, है ना। और ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी था इन्वायरमेंट पोल्यूशन की। अगले वाला क्या है, मेड बाय द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो खतरनाक केमिकल होते हैं उससे कोज किया जाता है। द थिनिंग ओजोन लेयर्स अलाउ द मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। तो जो यह ओजोन लेयर जो पतली हुई है, इससे क्या है, जो खतरनाक UV रेडिएशन है वो अपने सन से के कठियारी ही अपने पृथ्वी पर देखने मिले हैं। इन सरफेस इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द स्किन कैंसर कॉन्ट्रैक्ट एंड द हार्मफुल मेरीन इकोसिस्टम। साथ के साथ ये क्या करते हैं, ये आपको रिस्क बढ़ाते हैं किस चीज़ का, स्किन कैंसर का और हार्मफुल जो इकोसिस्टम है उसका। तो अगर थान बेरो जो हार्मफुल UV रेडिएशन अगर अपने शरीर पर टकराओ ना तो कैंसर हो उसका अपने। अब ते तावड़ी बाहर न जाओ जाना क्यों है, कौन होगी मेरे तो टेनिंग होगी, मकाड़ो हो, मेरा खुद हाथा पर थोड़ी सी खाद सी चलने लगी, खुजली सी होने लगी, बा क्यों लग जाए, बा इसलिए होने लग जाए क्योंकि भाई UV रेडिएशन ही अपने स्किन पर टकराई, इससे अपने सेल डेड हुए हैं और जो अपने स्किन पर अलग अलग प्रकार की बीमारी भी देखने मिल सकें, जैसे आँख खराब होना होगो, आँखों को कैंसर होगो, या फिर जो स्किन कैंसर होगो, ये सब चीज़ें देखने मिल सकें। अगला क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। तो जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो आप, प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंजेस। तो अगर आपको जल प्रदूषण को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से और खुद के जो इंसान होते हैं उनके व्यवहारिक बदलाव करने होंगे। पहला क्या है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज एंड मैनिपुलेटिंग डिस्चार्ज। तो अयहाँ की जगह जठों कचरों निकल के, कोई इंडस्ट्री उनसे कचरों निकल के अगर कठे पूछ रहे हैं, कोई नदी में पूछ रहे हैं या फिर कोई तालाब में डाले जा रहे हैं, तो उन इंडस्ट्री पर के जुर्माना लगाओ या उन्हें बंद करो। पहली चीज़ तो यह है। अगला क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू ट्रीट द सीवेज बिफोर इट इज़ रिलीजिंग इनटू वाटर बॉडीज। और जो नगर पालिका के द्वारा जो सीवरेज की लाइन बनाई गई उनसे जो वेस्ट बाहर ना निकला है उसको क्या करो, पहले ट्रीटमेंट करो, उसके बाद में उनको ही नदी वगैरह के अंदर छोड़ो। अगला क्या है, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस द केमिकल रन ऑफ। साथ के साथ आपको जो कृषि से संबंधित ऐसे प्रकार की कम से कम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स टू इंक्रीज द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड कंजर्वेशन। तो भाई किसाने भी थे क्या करो, कोई पेस्टिसाइड वगैरह है, यूरिया वगैरह को कम यूज करो, ग्राउंड वाटर को कम से कम यूज करो। साथ के साथ लोगों को जागरूक करो किस चीज़ के लिए, कि जो आप पानी आप जो कचरा है उसको पानी में ना फेंको। जैसे कोई नदी बह रही है तो लोग क्या करें, पूजा का नाम पर पूरी नदी में गंदगी फैलाती हैं, है ना। उनको अपन क्या कर सकते हैं, साइड में एक अलग स्थल बनाकर वहाँ पर एक पानी के अलग से धारा निकाल कर अपन क्या कर सकते हैं, उसमें पूजा की सामग्री को विसर्जित कर सकते हैं। साथ के साथ कोई अगर आपने कोई मूर्तियों को विसर्जित भी करेगा, पानी में करे जाए, लेकिन अपना नए के नीचे मिट्टी की मूर्ति बना के विसर्जित कर कहाँ, क्योंकि जो मूर्ति बने हैं आजकल क्या की बने हैं, जो क्ले की बने हैं, और क्ले के खतरनाक रहा कदे पिंगले को नहीं समझ में आ गई ना। तो चिकनी मिट्टी की बना के उनका कोई कलर बिना करे भी अपना कोई मूर्ति बना कहाँ, इससे क्या अपना पानी स्वस्थ रखो, समझ में आ गो। अगला क्या है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द ह्यूमन कम्युनिटीज़। तो मानव समुदाय और कृषि पर अम्लीय वर्षा के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इफेक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज़, तो ह्यूमन कम्युनिटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन कैन हार्म हेल्थ बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको पता है जो एसिड रेन होती है, जो आपके सामने जो बरसात देखने को मिलती है, अम्लीय वर्षा, वो क्या करती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको भी अलग अलग प्रक्रिया को कर सकती है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। मतलब एक बात सोचो भाई, कोई जहरीली हवा थी, सांस ले रहे हो तो फेफड़ा तो खराब होगा ना। तो बाई चीज़ है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस सब ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। द पोल्यूटेंट्स दैट फॉर्म द एसिड रेन कैन ऑल्सो कंटेमिनेटेड ड्रिंक वाटर सप्लाईज। तो थान एसिड रेन को कॉन्सेप्ट मेरा पिछले वीडियो में समझाया है, अब हर वीडियो में तो हर चीज़ समझाऊंगा उनको, अब तो पर्सन पढ़ाने तो वो तरीका में समझाऊंगा। तो क्या होगी, जो पोल्यूटेंट्स हुई हैं वह केकनी एसिड रेन का वो मिल के और जब वह नीचाई ही मतलब नदी नीचे इकट्ठा होकर कोई नदी नाला को रोक ले रहे हैं, और अगर वह समुद्र में भी जा रहे हैं तो इससे क्या एसिडिटी है, उसको चाहे समुद्र होगो, कोई झील होगी, जिम भी जो पानी जा रहा है वो क्या उसका हो अम्लीय हो जाओगे।
भाई एक बात सोचो, अगर पानी बरसात को पानी अम्लीय है तो वो पानी के तो कोई नदी में भेड़ो उगो ना, फिर कोई झील में उग जागो या फिर कोई नाला में जा, वो क्या बोलिया करी तालाब में जागो, फिर समुद्र में जागो, तो उसको भी तो अम्लीय स्तर बढ़ावेगो ना, यह चीज़ है। एडिशनली इट डैमेजेस द बिल्डिंग, इसके अलावा यह क्या करता है, आपको जो बिल्डिंग वगैरह होती है, मोनूमेंट्स होते हैं, उनको ख़त्म करने को, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। मोनूमेंट क्या हो गए, जैसे कि ताजमहल हो गया, आपको जो अलग अलग प्रकार की जो बिल्डिंग होती हैं मोनूमेंट, जहाँ ताजमहल हो, लाल किला होगा, जहाँ कि जो पुरानी चीज़ है ना, उनने भी क्या करोगे, उनको भी नुकसान पहुँचाने को कार्य करे, क्योंकि पत्थर है ना, एक स्टोन कैंसर होता है, जिससे क्या होता है, पत्थर है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। वो किसके वजह से होता है, एसिड रेन के वजह से होता है। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर क्या देखने मिला है, एसिड रेन डैमेज द क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट बाय लीचिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जो एसिड रेन से, अम्लीय वर्षा से होने से क्या हुआ है, जो अपनी जो फसल है उसका क्या है, वह खराब हो जाए है, समझ में आ गई, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वह दुख के चले जाएंगे, साथ के साथ जो न्यूट्रिएंट्स है वह नष्ट भी हो जाएंगे वो चीज़ है। अगला क्या है, इट कैन ऑल्सो वीकन द प्लांट्स, और ये क्या कर देती है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी कमज़ोर करने का कार्य करती है। मेकिंग देम मोर ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज एंड पेस्ट, और इससे क्या होता है, आपके सामने इससे ज़्यादा जो पेड़ कमज़ोर हो जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कीट पतंगा हुआ भी क्या हो जाएगा, उका लगन का चांस हो जाएंगे। इट एसिडिफाइज द लेक्स एंड रिवर्सेज, और यह क्या कर देती है, आपको जो एसिडिफाई कर देती है, जो आपके सामने जो लेक होंगी, झील होगी, या फिर आपके सामने कोई नदियाँ हो गई, उनको भी क्या कर देती है, अम्लीय बना देती है। किलिंग फिशेज एंड अदर द एक्वेटिक एनिमल्स, और जहाँ ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा नदी नाला झील, तो इससे क्या होगा, जो उनका माइनर जीव जंतु नहीं वह भी क्या हो जाएगा, मरण का ज़्यादा चांस हो जाए, क्योंकि भाई वह उतना टेम्परेचर में उतने एसिडिटी जलन का उनकी क्षमता को नहीं है। विच कैन इम्पैक्ट द लोकल इकोनॉमीज डिपेंड ऑन फिशिंग, और जो आपके सामने जो फिशिंग पे जो इकोनॉमी डिपेंड करती है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। समझ में आ गया आपको। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, साइड शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, पहला है कार्बन फुटप्रिंट पे। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, एक कार्बन फुटप्रिंट इज ए टोटल अमाउंट ऑफ, कार्बन फुटप्रिंट कार्बन फुटप्रिंट के नाम से, कार्बन फुटप्रिंट इज ए टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन फुटप्रिंट क्या, कितनों कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, एक टोटल अमाउंट, मतलब पूरा का पूरा कितना ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उत्पादित करने में, अपने जो वातावरण है उसमें गया है। जैसे कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन होती हैं। इमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट और प्रोडक्ट, तो कोई भी संस्था हो गई, समझ में आया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट जो इन्वायरमेंट में आपके सामने जो कार्बन है वो छोड़ी जा रही है। अब क्या छोड़ी जा रही है, मैं एक उदाहरण से समझाया करूँ। क्या करे, मालिक थे एक बिस्कुट बनाए, तो बिस्कुट बनाए जना क्या करो, बिस्कुट बना, एक रामलाल की कंपनी बिस्कुट की, तो वो क्या बोलो कि अपना बिस्कुट बनाना ही, तो बिस्कुट बनाने के लिए गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ के लिए भाई वो कोई किसान है ठेको दे दिया कि 100 बीघा में तेरा गेहूँ बा दी, तो गेहूँ बाया तो तुम क्या करे, वो यूरिया यूज करी, है ना, यूरिया यूज करी, तो वो पानी दियो, तो पानी दियो क्या कि लाइट लगे, पानी दे देना लाइट लगे ना, तो लाइट लग गए तो बाकी क्यों बढ़ेगी, कोई कोयलो जले वो कठे ना कठे, उससे क्या थर्मल प्लांट सब निकल के आएगी, तो उठे कार्बन निकल गया। फिर क्या है, वो भाई गेहूँ उगा लिया, तो उन काटने में जो मशीना यूज हुई उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकली, फिर उन काट के फैक्ट्री में पहुँचाए, उठे जो है ट्रक वगैरह में गया, उठे कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर रिलीज करी, फिर जो मशीना से वो पूरा बिस्कुट बने पूरी प्रक्रिया से, उठे कार्बन डाइऑक्साइड है वह लाइट लगाऊँ तो उठे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज हुआ है। फिर क्या है, जो बिस्कुट है उसको रेपर बनाया जा, रेपर क्या को बनाए, प्लास्टिक को, तो वो प्लास्टिक में जो बिस्कुट पैक हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन है वो यूज हुए हैं, और फिर वो जो थारा तक पहुँचाए थे खाओ, जब तक भी कार्बन को जितनी अमाउंट निकले उनके कहा जा है कार्बन फुटप्रिंट का नाम से जाना जाए। समझ में आ गई, ये कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा, कोई इवेंट के द्वारा जितना कार्बन है वो वातावरण में छोड़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट, और ये क्या है, आपके सामने मनुष्य का, उसके जो मनुष्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका कितना प्रभाव देखने को मिलता है, किस पे, वातावरण पे, पर्टिकुलरली ऑन द क्लाइमेट चेंज, और मुख्यतः किस पे, जो आपको जो क्लाइमेट है, जो मौसम है उस पर कितना जो बदलाव देखने को मिल रहा है उस पर। रिड्यूसिंग वंस कार्बन फुटप्रिंट इन्वॉल्व द एक्शन लाइक यूजिंग लेस एनर्जी, और लगातार जो कार्बन फुटप्रिंट है, लगातार अपन क्या कर सकते हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका लगातार जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम कैसे कर सकते हैं,
कैसे कार्य करके, जैसे अपन कम ऊर्जा का यूज करें। और कैसी ऊर्जा यूज करें, जैसे कि जो सूर्य ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जो नवीनीकरण योजना ऊर्जा होती है उसको अपन यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऐसे जो जिससे ज़्यादा कार्बन निकलता है उस चीज़ों को अपन खाना पीना भी कम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको हर चीज़, मुझे उम्मीद अच्छे से समझ में आ रही होगी, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स टू प्रिपेयर फॉर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ को, आपदाओं की तैयारी करना, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना और उभरने के लिए योजना बनाना। जैसे समझ लो थे थारे गांव में के दे दोगे, अलर्ट दे दोगे कि चक्रवात आने वाला है, तो क्या करो, चक्रवात आने वाला जहाँ क्या करोगा थे, थारा घर है, पहले थारा माता पिता ने बताओगा, गांव में सबने बताओगा, तो सब जागरूक हो। आप क्या करो, थारा पहले थारे घर का स्तर पर तैयारी करांगा सब पहले। हाँ, घर का स्तर पर क्या करो, जो सामान्य को है, जो घर में एक जैसे टेन, जैसे आपके सामने जो ये लगी रहती है ना, लोहे की कोई चीज़ हो गई, पेड़ वगैरह हो गए, आपको उससे दूर चले जाना। ऐसा कोई सुरक्षित रूम तैयार करोगे जिसमें क्या चक्रवात का प्रभाव कम से कम देखने को मिले। फिर क्या है, आपके घर में कोई जीव जंतु भी रहते होंगे, है ना, गाय होगी, भैंस हो गई, उनको आप सुरक्षित जगह पर बांधने का कार्य करोगे जहाँ पर उनको कम नुकसान पहुँचे। फिर क्या है, चक्रवात आएगा तो साथ वर्षा भी आएगी, तो आप क्या करोगे, अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी के भराव होता है, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़कर अपने सामान को सुरक्षित जगह पर रखकर कहाँ पर चले जाओगे, जो ऊंचाई वाले जगहों पर चले जाओगे। समझ में आगो। दूसरी बात क्या है, थे समुदाय स्तर पर क्या कर सको, सारा लोग मिलके आपके गांव की रक्षा के लिए, जो लोग कम नॉलेज है उन्हें बता सको, कोई बूढ़ा बुजुर्ग ही, गर्भवती महिला ही, या ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब नहीं पहुंच सकते, उनको क्या, जो भाई नीचे वाले इलाकों में रहते हैं, उनको कोई शरणा स्थल तक पहुंचा सकते हो, राशन वगैरह को इकट्ठा करोगे। तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है, आपको आपदा प्रबंधन की तैयारी प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला समन क्या होता है, जोखिम को कम करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जोखिम को कम से कम कराना। जय यहाँ की थाराग्रामा एग्जाम्पल बताए ना, जो लोहे की टेन आती है, उनको लोहे की वगैरह की अगर कोई सीट पड़ी हुई है जो खतरनाक ऐसी चीज़ है जो हवा में उड़ सकती है, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप क्या करोगे, सबसे पहले उनको दबाने का, उनको सुरक्षित करने का प्रयास करोगे ताकि आपको नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी बात क्या, आपके जीव जंतु हैं, आप खुद हैं, आपको खुद को सुरक्षित करोगे, खुद को सुरक्षित जगह पर लेकर जाओगे। फिर क्या करोगे, तैयारी या परीक्षण। तो खुद पहले क्या है, सशक्त जानकारी लोगे कि तूफान आने से क्या कर सकते हैं। एनडीआरएफ की टीमें आपको बताएंगी, आप खुद इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, खुद समझ भी सकते हो कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। गाँव के स्तर पर बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो, अपनी गाँव की एक टीम बना सकते हो, हर चीज़ को पूछ कर। अगला क्या, प्रतिक्रिया। तो आपातकाल में आपको क्या कर सकते हो, तुरंत अपनी त्वरित कार्रवाई आपको करनी होती है। आपातकाल आ गई, कोई समस्या देखने को मिली, आप तुरंत उसमें क्या क्या कार्य कर सकते हो। जैसे आपका घर था ऊंचाई में था लेकिन पानी बढ़ने लग गया, तो आप क्या, आप एनडीआरएफ वगैरह को बुलाकर तुरंत वहाँ से निकल सकते हो। या आपको पता चला कि आपके गाँव में कोई ऐसी घर है जहाँ पर क्या पानी का भराव हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर, आपकी पूरे गाँव की टीम थी, उसको कॉल किया और वहाँ पर वो पहुँचे। रिकवरी, फिर क्या होती है, जब स्थिति बहाल हो जाती है तो वापस अपने घर पे आए, हर चीज़ों को सही किया, उसको क्या हो जाता है, रिकवरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रभावी आपदा प्रबंधन का उद्देश्य जीवन व संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाना। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रभावी आपदा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित चीज़ों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो कौन सी चीज़ों पर टिप्पणी करनी है आपको, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट क्या था, द चिपको मूवमेंट वाज ए नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट इन इंडिया दैट एम टू द प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो चिपको मूवमेंट क्या था, एक प्रकार का नॉन वायलेंट, अहिंसात्मक, जो आपके सामने सामाजिक लोगों ने क्या किया था, एक प्रकार का आंदोलन किया था। इसमें क्या था, जो आपके सामने पेड़ पौधे कट रहे थे उनको बचाने के लिए आंदोलन देखने को मिला था। इट इज़ ऑर्गेनाइज इन द 1970s इन उत्तराखंड रीजन। और ये कब मिला था, 1970 में उत्तराखंड का जो क्षेत्र है उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द नेम ऑफ चिपको कम फ्रॉम द हिंदी टू हग। चिपको किस शब्द से है, हग करने से, मतलब लोगों ने क्या किया था, पेड़ों पर जाके गले लग गए थे। अगला क्या है, और क्लाइम, और उन पे क्या चढ़ गए थे। हैज ए विलेजर मोस्टली वुमेन्स और हैग द। मुख्यतः इसमें किसमें एक्टिवली भाग लिया था, महिलाओं ने इसमें एक्टिवली इसको भाग लिया था। इट इज़ ए लैंडमार्क इवेंट इन द इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म इन इंडिया। और भारत का एक सबसे शानदार सक्रिय इन्वायरमेंट घटनाओं में से एक देखने को मिलती है आपके सामने।
अगले वाला क्या है, आपको बताना है साइलेंट वैली मूवमेंट के क्या था। तो साइलेंट वैली मूवमेंट इज ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द पक्कड़ डिस्ट्रिक्ट इन द केरल। तो केरल का एक जो शांत घाटी वो क्या है, पलक्कड़ जिला है एक, उसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। सदाबहार वन कौन सा है, जन्म कदे भी पत्ता कौन जो है एकदम हमेशा अर्या का रहा है। In the 1970s, it became a focus of major environment campaign to save it from the प्रपोज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम प्रोजेक्ट। तो ठेके कर दिए, बांध परियोजना लाई गई थी। वो बांध परियोजना से बचाव करने के लिए वो सदाबहार वन में मन करे कि उठे के बांध बन जाता तो वो सारा सारा जंगल है वह नष्ट हो जाता, उठे के जो बायोडाइवर्सिटी है वह खत्म हो जाती। तो उकले क्या करेगो, उस जंगल में बचाने के लिए कैंपेन करेगो। तो द इन्वायरमेंट वॉज नोन हैज़ द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, और इसको क्या कहा जाता है, शांत घाटी बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वॉज सक्सेसफुल इन हंटिंग द प्रोजेक्ट, और ये किसके लिए हुआ था, आपके सामने जो ताकि जो ये आंदोलन सफल किस लिए किया गया था, ताकि जो ये जो बांध बन रहा है इसको रोका जाए और जो इन्वायरमेंट है उसको बचाया जा सके। प्रिजर्विंग द वैली रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ए यूनिक इकोसिस्टम, और इससे क्या होगा, आपको जो पूरी की पूरी जो वैली है, पूरी की पूरी जो आपके सामने जो ये घाटी है उसको बचाया जा सके। इसकी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है और परिस्थिति तंत्र है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे वस्तुएं पाई जाती हैं, उनको नुकसान होने से बचाने के लिए यह मूवमेंट शुरू किया गया था। तो ये मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद। और वीडियो मैंने 5 से 6 वीडियो इस पर ऑलरेडी बना रखे हैं, कंप्लीट रिवीजन मैंने करा रखा है, आप अच्छे से उनको भी पढ़ लेना। धन्यवाद।